दोस्तों 2 जुलाई साल 2026 की सुबह न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर एक तिब्बती शख्स खुद को आग लगा लेता है। उसका नाम था लोगा रेंगजेन और ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि ठीक एक दिन पहले लागू हुए चीन के एक नए कानून के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। और वह इतना दर्दनाक प्रोटेस्ट था कि एक इंसान ने अपनी जान दे दी। और इसके कुछ ही दिनों बाद भारत के धर्मशाला में जहां तिब्बत की एग्जाइल सरकार बैठती है, वहां करीब 3000 तिब्बती सड़कों पर उतर आए। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ये मसला क्या है? तो चलिए इसको गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक कानून से जिसका नाम है एथनिक यूनिटी ऑफ प्रोग्रेसिव लॉ। जी हाँ, ये कानून 1 जुलाई से चीन में लागू हो चुका है। अगर सीधी भाषा में समझे तो इस कानून के तहत चीन के लोकल गवर्नमेंट जैसे स्कूल, सरकारी संस्थान और मीडिया को एक ही तरह की नेशनल पहचान को बढ़ावा देना ही होगा। ये कानून बन गया है, यानी मंदारिन भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होगा और राज्य के प्रति लॉयल्टी को और ज्यादा मजबूत करना होगा और साथ ही अलग अलग एथनिक ग्रुप के बीच एक घुल मिल जाने वाली इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। इस कानून का मकसद यही था। अब ऊपर से देखने पे ये कानून एकता और तरक्की की बात करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसके पीछे असली मकसद है छोटी छोटी संस्कृतियों और भाषाओं को धीरे धीरे खत्म कर देना, खासतौर पर तिब्बतियों या फिर शिनजियांग के उइगर, मंगोलियन और मंचूरियन समुदायों की पहचान को लेकर। अब यह सिर्फ आरोप नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 10 लाख से ज्यादा तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके बोर्डिंग स्कूल में रखा गया है ताकि वो चीनी संस्कृति में ढल जाएं और अपनी तिब्बती जड़ों से कट जाएं। और भैया इसी वजह से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बती यूथ कांग्रेस ने तिब्बती मार्केट के बाहर हंगर स्ट्राइक शुरू की, जिसमें यह प्रोटेस्ट 6 बड़े तिब्बती संगठनों ने मिलकर किया, जिनमें तिब्बती यूथ कांग्रेस, तिब्बती वुमेन्स एसोसिएशन, गुचू सुम मूवमेंट ऑफ तिब्बत, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत और स्टूडेंट्स ऑफ अ फ्री टाइबेटन शामिल थे। अब इन संगठनों का यहाँ पर कहना था कि यह सिर्फ एक शख्स की मौत का मातम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को याद दिलाने की एक कोशिश है कि तिब्बत का मसला अब तक नहीं सुलझा है। और इसको और गहराई से समझने के लिए चलिए हम और थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले को समझने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। अब यही देखिए कि साल 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन तिब्बत में दाखिल हुई और उस पर कब्जा कर लिया। और वहीं पर एक साल बाद यानी 1951 में तिब्बती प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर दस्तखत भी किए, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट कहा जाता है, जहां पर इस समझौते के तहत तिब्बत ने चीन की सत्ता को मान लिया। लेकिन बदले में बीजिंग ने वादा भी किया कि तिब्बत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी हालात तो बिल्कुल अलग थे और यही वजह है कि तनाव बढ़ता गया और साल 1959 तक आते आते ल्हासा में तिब्बती आजादी के लिए एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया और इसे रोकने के लिए चीन की सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 14वें दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत भाग आना पड़ा और उनके साथ करीब 1 लाख तिब्बती शरणार्थी भी भारत आ गए, जहां पर भारत ने उन्हें शरण दी और यही धर्मशाला के तिब्बत में एग्जाइल सरकार यानी सेंट्रल टाइबेटियन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ती है। भैया तब से लेकर आज तक तिब्बत पर चीन का सीधा नियंत्रण बना हुआ है और मानवाधिकार संगठनों का लगातार यह आरोप रहा है कि वहां धार्मिक आजादी या फिर भाषा और संस्कृति अभिव्यक्ति को वहां पर दबाया जा रहा है। अब वहीं अगर बात करें भारत के नजरिए से तो देखिए, क्योंकि यह सिर्फ चाइना और तिब्बत के बीच का मसला नहीं रह गया है, बल्कि तिब्बती यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भारत सरकार से अपील की है कि वो 2026 के ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग होने वाली है उसमें तिब्बत का मुद्दा उठाएं, क्योंकि उनका तर्क था कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि तिब्बत की आजादी का सवाल सुलझ नहीं जाता। दरअसल दोस्तों, भारत और तिब्बत की सीमाएं कभी सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, बल्कि चीन से नहीं। और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में यह साफ साफ कहा कि उनका राज्य चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से सीमा साझा करता है। उन्होंने चीन के उस दावे को भी एक सिरे से खारिज किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहा जाता है। खैर, एक मसला और है जो आने वाले वक्त में और ज्यादा गर्म आने वाला है और वो है दलाई लामा के उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन का सवाल। अब यहाँ पर देखिए, बीजिंग का कहना है कि अगले दलाई लामा को चुनने का अधिकार उसे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुद दलाई लामा ने
1 जुलाई को अपने बयान में इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला सिर्फ गैडेन फोड्रैंग ट्रस्ट का है, किसी और का नहीं। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि तिब्बत के कल्चर में दलाई लामा के सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का निर्णय यही गैडेन फोड्रैंग ट्रस्ट लेता है। फिलहाल भारत सरकार ने भी इस मामले में पहले ही कहा था कि रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का फैसला परंपरा और खुद दलाई लामा की इच्छा के हिसाब से ही होना चाहिए, बाकी किसी को इसमें दखल देने का हक नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने साथ ही ये भी साफ किया था कि वो धार्मिक मान्यताओं और आस्था के मामले में कोई आधिकारिक रुख नहीं रखती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के राजदूत ने इसे पूरी तरह से अपना इंटरनल मैटर बताया है और बाहरी ताकतों को दखल न देने की चेतावनी भी दी है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत खुद भारत में हुई थी, बोध गया में, और वो भी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास। और वहीं से यह धर्म तिब्बत, चीन, जापान और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। तो अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर भारत का इस पूरे मसले में एक गहरा नाता बनता है। अब भले ही सरकार आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधे रखती है। और गौर कीजिए कि अब इस मुद्दे ने ग्लोबल स्टेज पर भी हलचल मचाई है, जहां पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन में वहां एक हाई कमिश्नर ने चीन की काउंटर टेरर और एसिमिलेशन नीतियों पर गहरी चिंता जताई, खासतौर पर शिनजियांग, इनर मंगोलिया और तिब्बत के इलाकों में। उन्होंने चीन से अपील की कि वो इस नए कानून को वापस ले और अल्पसंख्यकों के अधिकार को कुचलने वाली नीतियां या पॉलिसी को बंद करें। अब इसी तरह के वॉशिंगटन डीसी में चीनी दूतावास के बाहर और ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने भी तिब्बती संगठनों ने कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट किए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला जाएगा किस तरफ, क्योंकि एक तरफ चीन का कहना है कि ये उसका आंतरिक मामला है और एकता और राष्ट्रीयता की प्रगति के लिए ये जरूरी कदम भी है। वहीं पर दूसरी तरफ तिब्बती समुदाय और मानवाधिकार संगठनों के साथ साथ कई पश्चिमी देशों ने भी इसे सांस्कृतिक पहचान मिटाने की एक सोची समझी कोशिश बताते हैं। लेकिन सच्चाई इन दोनों नजरियों के बीच कहीं है, और यही वजह है कि 70 साल पुराना यह मसला आज भी उतना ही जीवंत है जितना कि 1959 में था। अब यहाँ पर भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी देश की आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी, कूटनीति और लाखों तिब्बती शरणार्थियों से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या तिब्बत का मसला कभी सुलझ पाएगा या ये विवाद यूं ही आने वाले पीढ़ियों तक चलता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।